इरशाद भट्टी साहब, पहला सवाल आपके लिए आया है और आपसे पूछ रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान तो उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस तालीम की यूनिवर्सिटी सरकारी फ़ंड से क्यों नहीं बनवाई, और जिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हर एक को ख़रीद लेता है उसी के पैसे से बनवाई। ये सवाल आपका तो नहीं है मैडम? मेरा नहीं है, मेरे दिल का सवाल ज़रूर है, लेकिन मैंने नहीं भेजा। देख ले, मैं कितना जानता हूँ कि जब आप सवाल पढ़ रही थी तो आपके चेहरे पे जो खुशी के तासुर था कि हुण आना तू वड्डा दियां गल्लां करना वध वध के हुण आ। पहली सवाल बड़ा अच्छा है मैडम शेख कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, वो चाहते तो एक नहीं चारों सूबों में सरकारी फ़ंड से ये अल-कादर यूनिवर्सिटी बना सकते थे। लेकिन मैडम शेख, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है या तज्ज़िया दोनों अगर मिला लें, ये आइडिया था बुशरा बीबी का, दीनी तालीमात पर एक इदारा, सीरत नबी पर एक इदारा, तसव्वुफ़ का तालीमी इदारा, और बुशरा बीबी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैरोकार थी, मानने वाली हैं और पाकपतन शरीफ की मानने वाली हैं। वो इसे हुकूमत से या सियासत से अलहदा रखना चाहती थीं और इसे सवाब या अजर के लिए इसकी सरपरस्ती खुद करना चाहती थीं। और फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि इमरान खान साहब का सारा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, शौकत खानम अस्पताल हो, अब तो तीन हैं, नमल यूनिवर्सिटी हो, सब इसी तरह के इदारे बनाए गए और इसी तरह चल रहे हैं। ट्रस्ट के ज़रिए खैरात, सदका, ज़कात, खैरात, फ़ंड्स या मुखय्यर हज़रात जो मदद करते हैं, और हुकूमत और सियासत से अलग। तो सीरत नबी की तालीम दी जाती है, कौम के बच्चों को तालीम दी जाती है, अजर के लिए और सवाब के लिए ये इदारा बनाया गया था, ये ट्रस्ट और ये यूनिवर्सिटी। और इसे बेसिक आइडिया ये था कि हुकूमत और सियासत से इसे अलहदा रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, हमारे यहाँ कोई भी चीज़ ज़ाहिर है वो जब वज़ीर आज़म हो उस वक़्त, और तो उस वक़्त का कोई भी कदम जो होता है वो सियासत और हुकूमत में गड़मड़ हो जाता है, और यही कुछ इसके साथ हुआ। चलें सर, वैसे तो जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल थे इसके अंदर, ट्रस्टीज़ के अंदर, सिर्फ इमरान खान नहीं, जुल्फ़ी बुखारी उस हुकूमत का हिस्सा थे, लेकिन चले वो रहने देते। दूसरे हिस्से का भी ज़रा जवाब दे दें सर। वो नहीं मैडम शेख, वो मैं क्लियर कर दूं कि जब वो कुछ अरसे के लिए ज़मीन उनके नाम जैसे की गई, तो जब ट्रस्ट बन गया तो फिर ज़मीन ट्रस्ट के नाम कर दी गई। वो कभी भी ये नहीं था कि वो ट्रस्ट के कोई तीसरा, लेकिन उनको हिस्सा बनाया तो गया ना हुकूमती शख्सियत को। दूसरे हिस्से पे भी आ जाए सर, इसके लिए पैसे क्यों लिए गए बिजनेस टाइकून से? मैडम शेख, ये जो पैसे जहाँ तक है ये था अतिया, और उन्होंने दिया था डोनेशन, और ये डोनेशन सारे लेते हैं। हाउस ऑफ शरीफ ने भी ली है, उधर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी ली है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मनसूबों में ली है। तो ये अतिया शौकत खानम में अब आप खड़े हो जाएं कि ये फ़लाँ बंदे ने क्यों अतिया दिया है, नमल यूनिवर्सिटी में क्यों ज़मीन किसी ने लेके दी है, तो वो तो एक इस पे तो ला असल बहस है। और ये एक अतिया था और एक नेक काज के लिए था, और उस तो फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहे पैसे। नहीं, हाँ, पैसे अगर कहीं से आ रहे हैं और अपनी जेब में जा रहे हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। आई होप मसरूर अहमद साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल जो हमारा आया है वो रीमा उमर साहिबा के लिए आया है, और रीमा साहिबा, आपके लिए बड़ा भारी भरकम सवाल आया है। मुख्तसर वक्त में अगर हम इसका जवाब दे पाएँ तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस पर भी बात करें रीमा साहिबा कि क्या सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम को रिवर्स कर सकती है? अगर आप मुझसे पूछें कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे कर सकती है कि नहीं, तो मैं कहूँगी कि आइन को सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, जूरिस्प्रूडेंस है, उसके साथ पढ़ना चाहिए। कानूनी पोजीशन तभी वाजे होती है। और 2015 का हमारे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने कहा कि अगर आइनी तरमीम, आइन का जो पूरा एक ढांचा है, आपके सेलिएंट फीचर्स हैं, अहम तरीन फीचर्स हैं आइन के, उसको बिल्कुल तब्दील कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है और इनवैलिडेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी। सो इवन दो हमारी आइन में एक बार है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जो पावर है उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है और वो कहीं भी किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह मेजॉरिटी से
इस तरह की है, और वो एक फुल कोर्ट बेंच था, तो उसकी एक अहमियत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर, अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें कि क्या सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेलिएंट फीचर्स डॉक्ट्रिन के ऊपर रिव्यू करके इनवैलिडेट करने चाहिए, तो मेरी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं इस पे, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे भी और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी। आगे चल के जब ये केस चलेगा मैं इन पे डिटेल में बात कर सकूंगी, लेकिन फिलहाल ये आईनी पोजीशन एक है और मेरी पर्सनल पोजीशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बड़ा ही दिलचस्प है, हालांकि क्योंकि जब 26वीं तरमीम आई और उसके ऊपर हमने बड़ी बातें की तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे। सलीम साफ़ी साहब, आपके लिए सवाल ये आया है कि आप सब लोग आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं भी यहाँ सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी को जानता हूँ जो पिछले 15 साल सऊदी अरब में एक नाकर्दा गुनाह में फंसा हुआ है और पाकिस्तान नहीं जा सकता। तो अगर उसकी मज़ीद मालूमात चाहते हैं और अगर उसके लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं और उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ रब्ता करें। आपका पख्तून भाई साफ़ी साहब। देखिए, आफिया सिद्दीकी पहले से वो मीडिया का एक इशू बन चुकी है और आज से नहीं बल्कि 2003-2004 से उनका किसी न किसी हवाले से ज़िक्र हो रहा है। और फिर ये कि अमेरिकी अदालतों में उसका केस चला तो उसको वो मुल्की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे वो केस ज़ेर बहस आया हुआ है। बाकी इस तरह इंडिविजुअली तो अगर आप देखें तो हर मुल्क में कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तानी मिलेंगे जो कि किसी वजह से ज़ेर अताब हैं, या उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है या उस मुल्क का कानून ज़ालिमाना है। तो इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसी तरह इंडिविजुअली अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में दुनिया भर के ममालिक पाकिस्तानियों के इस तरह के केसेस से भरे पड़े हैं। अलबत्ता इसका अगर आप मुझे किसी तरीके से पहुंचा सकते हैं तो मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसके लिए, अगर वो बेगुनाह है, उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। सर, आपसे सोशल मीडिया के ऊपर ही रब्ता कर लें, आपके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मेरा ख्याल है वो पर्सनल हेल्प ही चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि प्लीज़ रब्ता अगर कर लें उनसे तो। हाँ, सोशल मीडिया पे भी इसी जिधर उन्होंने कमेंट्स लिखे हैं इस पर ही रब्ता कर लें। बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब पर जो हमारी एपिसोड अपलोड होती है उसके नीचे कमेंट्स किए जाते हैं। तो जी फ़ारूक दादा खान साहब, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है फ़खर दुरानी साहब के लिए, और फ़खर साहब आपसे सवाल किया गया है कि तहकीकाती सहाफ़ी बनने के लिए क्या ब्यूरोक्रेसी और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ या रब्ता ज़रूरी है? बट शरारती सवाल किया आपसे। बिल्कुल अलीना, मेरा ख्याल है पहले तो हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है और जो एक्सक्लूसिव जो रिपोर्टिंग होती है या जो ख़बर होती है उसमें हमें पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा और उसका फ़र्क पहले मालूम करना पड़ेगा। देखें, अगर आपको कोई स्पून फीडिंग या कोई ख़बर वैसे फ़ीड कर दे तो और वो सिर्फ आपके पास है तो वो एक्सक्लूसिव हो सकती है, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए आपको एक छोटे से नुक्ते से भी जो है वो आप किसी चीज़ के तह दर तह जो है वो डॉट से डॉट मिलाते हुए वो पहुंचना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें कुछ सामने आती हैं। और वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म डिफरेंट होती है जो एक एक्सक्लूसिव से होती है। जहाँ तक आपकी बात है कि क्या इसके लिए आपको इस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक़ उसका होना लाजमी है, तो मेरा ख्याल है कि ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह एक स्टोरी को लेकर चलना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपको बाज़ औक़ात कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियली, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपके पास जो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है वो कानून तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर अप्लाई करें लीगली तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर आपको बाज़ औक़ात सोर्सेज़ के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। लेकिन ये स्पेसिफ़िकली कि क्या आपका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, तो अगर मैं अपना पर्सनल वो बताऊँ तो मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स या जितनी भी इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो हमेशा इस तरह की थी कि वो उससे मुझे ज़ेरे इताब आना पड़ा, ये बजाय इसके कि कुर्बत या इस्टेब्लिशमेंट के उसके हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये आपका जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक तो आपको जो है एक क्यूरियस माइंड होना पड़ेगा अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म की तरफ या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। फिर चीज़ों को मज़ीद से मज़ीद एक्सप्लोर करना और फिर डॉट से डॉट मिलाना, ये चीज़ें वो हैं जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस से आप जो है वो जब ये सीखते हैं और ये सीखने का अमल है उससे ही ये आती हैं। तो उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज होना या उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, थैंक यू जी फ़खर दुरानी साहब।